हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। आज का टॉपिक है मुद्रा के कार्य। इससे पहले हमने मुद्रा का अर्थ और परिभाषा ये देख लिया। मुद्रा के कार्य उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के गौण, सहायक या द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य। जो प्राथमिक कार्य है उनमें हमने 2 मुख्य जो कार्य हैं जिनके आधार पर हमने परिभाषा भी देखी थी। इन कार्यों के आधार पर ही मुद्रा को परिभाषित किया गया था कि मुद्रा क्या है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम में ली जा रही है। यह मूल्य का मापन जिसके द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा के मुख्य प्राथमिक कार्य में हम पहले की बात करें, विनिमय का माध्यम, तो इसका अर्थ है जैसे मुद्रा से पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का एक्सचेंज होता था। ठीक है, हमें कोई एक वस्तु खरीदनी है, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, दोहरे संयोग की समस्या आती थी, जिसमें हम ये देख रहे थे कि हमें जो वस्तु चाहिए वो जब तक सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं होगी हम विनिमय नहीं कर सकते। किसी एक को पेन की आवश्यकता है, किसी को बुक की आवश्यकता है, तो वो जिसको बुक खरीदनी है वो पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास पेन हो और वो उसको बेचने के लिए तैयार हो। तो ऐसे संयोग ढूंढना एक बहुत मुश्किल था। तो उस मुद्रा ने उस समस्या का समाधान किया। अब आप पहले अपनी वस्तुओं को कहीं पर भी बेच सकते हो, उसके माध्यम से आपको मुद्रा मिल जाएगी और उससे आप कहीं पर भी जाके अब उस वस्तु को खरीद सकते हो। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का एक प्राथमिक कार्य है। दूसरा हम बात करते हैं मूल्य का मापक। सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है, जिनके मूल्य को ये मापती है। देखो, ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली में ये था कि आप मुद्रा किसी भी वस्तु का मापन कैसे करोगे। किसी वस्तु के लिए आप कितने पेन के बदले में एक किताब दोगे, ये कैसे पता चलेगा। तो इस मूल्य का मापन करना वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिन था। उसको एग्जैक्ट हम माप नहीं सकते थे। वैसी विभाज्यता की समस्या आती थी कि हम सारी वस्तुओं को विभाजित नहीं कर सकते। जैसे जो जीवित वस्तुएं हैं, जैसे पशु है, उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो किसी को अपने गाय या बैल या घोड़ा किसी को बेचना है, उसके बदले में उसको अनाज चाहिए, तो वो उसका वैल्यूएशन कैसे करेगा, उसका मूल्य कैसे मापेगा। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कमियां थी। उसको दूर करने के लिए मुद्रा का जो एक आविष्कार हम इसको मान सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण इसका योगदान है अर्थव्यवस्था में, कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सारी समस्याएं थी, मुद्रा के आने से या मुद्रा विनिमय प्रणाली के माध्यम से वो सारी समस्याएं अब खत्म हो गई है। तो मूल्य का मापन करना आसान हो गया है। अब किसी भी वस्तु का आप यदि मार्केट में कुछ भी खरीदने जाओ तो आप इसका मूल्य, भाई इसका 5 रुपये है, इसका 10 रुपये है, मुद्रा के रूप में उसका मूल्य व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके गौण और सहायक कार्यों की। 2 महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। गौण और सहायक कार्यों में है, जैसे मुद्रा का आप और कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ आपके उपयोगी है मुद्रा। जो ऐसी मुद्रा ने ऐसी समस्याओं का भी समाधान किया है जो मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में थी। इन 2 समस्याओं के अलावा भी, जैसे कि उस टाइम अभी मान लो वस्तु विनिमय प्रणाली है, तो वहाँ पर क्या है, किसी के पास, जैसे कोई किसान है, उसके पास अनाज है या सब्जियों की पैदावार यदि कर रहा है, तो उसको वो स्टोर करके नहीं रख सकता। यदि उसको किसी को देना है तो वो उसको ऋण नहीं दे सकता। ऋण देना भी मतलब इतना इजीली नहीं होगा। दे भी देगा तो ठीक है, वापस किस तरह से उसकी वैल्यूएशन होगी, किस आधार पर उसको वो उससे उसकी ब्याज की वसूली करें। तो ये इस तरह से एक प्रॉब्लम वहाँ पर देखी गई। तो फिर अब यहाँ पर जो गौण कार्य में हम तीनों कार्यों को हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर देखो, मूल्य संचयन का आधार। अब जो हमने अभी किसान की बात कर रहे थे, अब वो मूल्य, सब्जियां यदि पैदा कर रहे हैं, सब्जियों को वो संचय करके नहीं रख सकता, लेकिन सब्जियों को बेचकर जो उससे मुद्रा प्राप्त हुई है उसको वो संचित करके रख सकता है। तो मुद्रा संचय का एक महत्वपूर्ण आधार हो गई है आज। इसी तरह से भावी भुगतान का आधार, मुद्रा के माध्यम से ही आज हम उधार की जो प्रक्रिया देख रहे हैं, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, वो इसी के कारण चल रहा है। ऋण तथा ब्याज की प्रक्रिया संभव हुई है क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही भविष्य में भुगतान किया जा सकता है। बाकी वस्तुएं आपकी सारी नश्वर है, उसको आप इतना स्टोर करके नहीं रख सकते, उनको कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आपने रख भी लिया तो वापस किस तरह से दोगे, वो बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें आएगी। तो मुद्रा के माध्यम से ही सारी जो बैंकिंग प्रणाली है या आपके ऋण और जो ब्याज की प्रक्रिया आप देख रहे हो, वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, अगला है मूल्य हस्तांतरण का साधन। बिल्कुल, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति को बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। अब जैसे मान लो आपने भीलवाड़ा में कोई ज़मीन ली है, अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अजमेर में लेनी है, तो आप यहाँ पर उसको बेचकर आप मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हो। आप उसको यहाँ पर बेचकर अजमेर में जाकर खरीद सकते हो। तो ये आसान हो गया है मूल्य का हस्तांतरण करना, ये भी किसके माध्यम से, मुद्रा के कारण। अब इसी तरह मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य हैं।
आकस्मिक कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमने उनको प्राथमिक कार्य नाम दिया, सहयोगी कार्यों के रूप में गौण और सहायक कार्य। और आकस्मिक कार्य मुद्रा के द्वारा ऐसे कुछ आकस्मिक कार्य भी संपादित किए जाते हैं जो मुद्रा को और भी उपयोगी और सुविधाजनक बनाते हैं, हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको और सुविधाजनक बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण की। राष्ट्रीय आय क्या है? जितने भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका मौद्रिक मूल्य एक वार्षिक वर्ष में, उसको हम जोड़ ले तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अब राष्ट्रीय आय यदि मिल गई, उसका विभिन्न साधनों में, जो भी उत्पादन के साधन है उसमें वितरण किस तरह से किया जाए, वो भी मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। राष्ट्रीय आय का अनुमान मुद्रा के मूल्य में हम लगा सकते हैं। कुल उत्पादन से प्राप्त मूल्य का समाज के विभिन्न वर्गों को भुगतान मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबका मूल्य का मापन कर लिया है, किसके द्वारा कितना उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन का भी मूल्य हमें पता चल गया, तो उसका वितरण करना ज़्यादा आसान है। इस तरह साख का आधार है, जैसे अभी बात करी हमने, बैंकिंग सिस्टम, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थाएं हैं, उन सब का जो आधार है वो मौद्रिक प्रणाली है या मुद्रा विनिमय प्रणाली ही है। उस मुद्रा को यदि हम छोड़ दें तो हम इतनी बड़ी जो बैंकिंग व्यवस्था हम देख रहे हैं उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। तो ये जो साख व्यवस्था, जो क्रेडिट सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम का आप जो अभी हम देख रहे हैं, उन सब का आधार जो है वो मुद्रा ही है। ये सब मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न है। संपत्ति की तरलता, देखो मुद्रा संपत्ति को तरल रूप प्रदान करती है। पूंजी को तरल रूप में, किसी मुद्रा को किसी भी रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। मुद्रा आप संपत्ति है, उसको बेचकर आप मुद्रा में कन्वर्ट करो, उससे आप किसी भी प्रयोग में ले सकते हो। तो हर किसी संपत्ति को मुद्रा ने क्या किया है? तरलता या तरल रूप प्रदान किया है, जिससे उसके और भी उपयोग और आसानी से आप उनके कहीं उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये आपके मुद्रा के कार्य हैं जो मैंने संक्षिप्त में स्पष्ट किए हैं यहाँ पर। तो आप इसको देखो यहाँ पर वापस। अब इसके और भी आप ऐसे कार्य देख सकते हैं, जैसे आजकल जो क्या नाम है ये जो अभी बात करते हैं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं आपकी उपयोगिता की गणना करने में, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं हम, उपभोक्ता की बचत की मापन में। अब उपभोक्ता को कितना सरप्लस हो रहा है वो भी हम मुद्रा के द्वारा ही माप सकते हैं। उसकी उपयोगिता की गणना भी हम इसी तरह से करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य देना चाह रहा है मुद्रा के रूप में, वही उसकी उपयोगिता को बता रहा है। जैसे मैं ये पेन खरीदना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं इसके लिए 10 रुपये देना चाह रही हूँ। क्यों भाई? मुझे 10 रुपये की इससे उपयोगिता मिल रही है, तो इससे मेरी उपयोगिता का मापन भी संभव हुआ है, जिसके कारण से हम बहुत सारे सिद्धांत जो पढ़ते हैं वो इसी के कारण है। मतलब नो डाउट ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मुद्रा के माध्यम से ये काफ़ी कुछ सरल हो गया है। और तो हम इसको, एक प्रश्न बनता है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ पूरा अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। एक ये प्रश्न आता है, पहले भी आया हुआ है काफ़ी बार। तो इसमें आप क्या लिखोगे? मुद्रा का महत्व लिखोगे, मुद्रा के कार्य जो वो कर रही है उसका सारा विवरण आप उसमें लिखोगे। मुद्रा की उपयोगिता आप हर क्षेत्र में देख सकते हो। जो अर्थशास्त्र में बात करते हैं, उपभोग, उत्पादन, वितरण, निवेश, ये सब संभव हो सका है मुद्रा के माध्यम से ही। निवेश भी आप कर रहे हो, निवेश भी ईजिली आप कर पा रहे हो मुद्रा के कारण ही। उत्पादन व्यवस्था आसान हो गई है। किन वस्तु का आपको कच्चा माल आपको लेके आना है, तो अब आपको वो दोहरा संयोग वाली समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको विभाज्यता वाली जो समस्या का सामना वो नहीं करना पड़ेगा। आपको मूल्य के मापन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उत्पादन में भी आप यदि निर्णय ले रहा है कि उसको कितना उत्पादन करना चाहिए, कितने उत्पादन से उसका जो लाभ है वो अधिकतम होगा, ये भी मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। इसी तरह उपभोग की हम बात करें तो उपभोक्ता भी मुद्रा के माध्यम से अपनी उपयोगिता और जो वो दे रहा है मुद्रा, उसकी तुलना करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। उत्पादक की बात करें तो वो अपने उत्पादन को अधिकतम कर सकता है। वितरण की हमने बात कर ली कि राष्ट्रीय आय का या वितरण है किस तरह से किया जाना है, उसमें भी मुद्रा की उपयोगिता है। निवेश में भी मुद्रा की उपयोगिता देख सकते हैं। इस तरह से मुद्रा के ये संपूर्ण कार्य और उसका महत्व आप लिखते हुए इस एक प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ मतलब अर्थतंत्र जिसके चारों तरफ चक्कर लगा था। पूरे अर्थतंत्र या पूरी अर्थव्यवस्था की जो जड़ है या उसको ब्लड आप मान सकते हो, वो मुद्रा है। ठीक है, तो ये आपके मुद्रा के कार्य, ये वाला जो टॉपिक था ये पूरा हुआ।